नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय जा रहे हैं। आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत से मुलाकात करने के लिए और इस मुलाकात से जुड़ी हुई कई तरह की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं। प्रचारक के बाद उनको भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक काम करने के लिए भेजा गया। भारतीय जनता पार्टी में आए तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चले गए। पहले संगठन में चढ़ते चले गए, बाद में उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाकर भेजा गया और उसके बाद से नरेंद्र मोदी कोई चुनाव नहीं हारे। 2014 में वो देश के प्रधानमंत्री बन के दिल्ली आ गए। लगभग 11 सालों से वो प्रधानमंत्री है, तीसरा कार्यकाल है उनका। और अब उनके आरएसएस मुख्यालय जाने को लेकर कई तरह की खबर निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि लगभग 37-38 सालों से, या शायद उससे भी 2-3 साल आप आगे कर सकते हैं, 4 दशक से नरेंद्र मोदी आरएसएस के मुख्यालय नहीं गए। यानी कहा, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बता रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद वो संगठन की सीढ़ी चढ़ते चले गए, सत्ता की सीढ़ी चढ़ते चले गए, लेकिन उन्हें आरएसएस मुख्यालय नागपुर जाने की याद नहीं आई और अब जब विदाई की बेला आ गई है, तो वो नागपुर जा रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी भी गए थे 2009 में। विदाई की बेला आ गई थी उनकी भी। हालांकि उसके बाद लोकसभा चुनाव में उनको चेहरा बनाया गया। बुरी तरह से लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी वर्ष 2009 का और उसके बाद आरएसएस के जो वर्तमान सर संचालक है मोहन भागवत साहब, नए-नए आरएसएस के मुखिया बने थे। लाल कृष्ण आडवाणी को घर बिठाने का पक्का बंदोबस्त कर दिया। नितिन गडकरी को नागपुर से भेजा। ये पूरी तरह से उस काम को अमली जामा नहीं पहना सके, थोड़ा बहुत इन्होंने आधी कामयाबी हासिल कर ली थी। बाद में नरेंद्र मोदी आए और परमानेंटली उनको मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया गया। और अब नरेंद्र मोदी आरएसएस मुख्यालय जा रहे हैं। 2009 में आडवाणी की विदाई, 2025 में नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय जाना। लोग इसको विदाई की बेला ही कह रहे हैं। लेकिन इस आरएसएस मुख्यालय जाने के साथ कई तरह की बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। मैं अपने एक वीडियो में बता चुका हूं कि ये रिटायरमेंट का साल है, नरेंद्र मोदी के विदाई का साल है। तो नरेंद्र मोदी को विदा होना है। विदाई के सम्मानजनक फॉर्मूले पर बातचीत होनी है। नरेंद्र मोदी के बाद कौन होगा? ये तमाम चीजें तो बातचीत होगी। लेकिन उसमें अभी समय है, क्योंकि नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के होंगे सितंबर 2025 में। मार्च का कल आखिरी दिन से 1 दिन पहले का दिन होगा। यानी मार्च लगभग समाप्ति की तरफ है। अप्रैल का महीना शुरू होने जा रहा है। सितंबर के महीने में नरेंद्र मोदी जब 75 वर्ष के हो जाएंगे, तब नरेंद्र मोदी को सक्रिय राजनीति से अलग होना है। तो इस बड़ी मुलाकात में उस सम्मानजनक विदाई के फॉर्मूले पर तो चर्चा होगी ही होगी। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरकार से पहले संगठन पर कब्जा जमाना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर कब्जा जमाना चाहता है। और ये आज से नहीं, 2023 से। लेकिन जनवरी 2023 में भारतीय जनता पार्टी की गुजराती लॉबी ने सवा साल बाद 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए उसी समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को उनका कार्यकाल खत्म होने के बावजूद उनके कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ा दिया गया। जून 2024 से अब तक जेपी नड्डा एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए कैसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, इस पे एक बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। मैंने एक्सक्लूसिव एक अलग से स्टोरी की थी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की मान्यता रद्द हो सकती है अगर ज्ञानेश कुमार नियमों के तहत काम करे तो। तो अभी भारतीय जनता पार्टी के पास जो सबसे बड़ा एजेंडा है, गुजराती लॉबी के पास जो सबसे बड़ा एजेंडा है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को चुनना है, गुजराती आलाकमान को चुनना है, लेकिन आरएसएस ये नहीं चाहता कि गुजराती लॉबी भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करे।
तो अब नरेंद्र मोदी फाइनली कुछ नाम लेकर नागपुर जा रहे हैं। कुछ नामों की वो लिस्ट बाकायदा लेकर नागपुर जा रहे हैं और इन नामों में से किसी एक नाम पर नरेंद्र मोदी मोहन भागवत की मुहर लगवा कर दिल्ली आना चाहते हैं ताकि उनके सम्मानजनक विदाई के फॉर्मूले में किसी भी तरफ से कोई संशय न रहे। आरएसएस भी मान जाए, गुजराती लॉबी भी मान जाए और भारतीय जनता पार्टी और सरकार को चलाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मान जाए। कौन से वो 3 नाम लेकर जा रहे हैं? और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोहन भागवत क्या उन 3 नामों में से किसी एक नाम पर मुहर लगाने के लिए मान जाएंगे या फिर उनकी तरफ से कोई और शर्त रख दी जाएगी? ये तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन उससे पहले कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर दौरे का क्या महत्व है और क्या कुछ इससे निकल कर सामने आ सकता है। पहले मैं ज़रा नागपुर दौरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनेक्शन के बारे में बता देता हूँ। कुछ दिन पहले नागपुर में जिस तरह से हिंसा की स्थिति हुई, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद किया जा रहा है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के जाने से कुछ दिन पहले ही नागपुर के माहौल को किसने बिगाड़ा? वो एक अलग जाँच का मुद्दा है, एक अलग जाँच का विषय है। अब नरेंद्र मोदी और आरएसएस के संबंधों की बात कर लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नरेंद्र मोदी वर्ष 1972 में आरएसएस के प्रचारक बने थे और लगभग 15 वर्षों तक आरएसएस के प्रचारक के तौर पर काम करने के बाद उन्हें 1987 में आरएसएस की तरफ से राजनीतिक काम करने के लिए बीजेपी में भेजा गया और फिर संगठन दर संगठन की सीढ़ी वो चढ़ते चले गए। 2001 में उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया और 2001 से 2014 तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 2014 से लेके अब तक वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और ये माना जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि आखिरी बार नरेंद्र मोदी आरएसएस के मुख्यालय तब गए थे जब वो आरएसएस के प्रचारक थे, यानी 1987 में भाजपा में आने से पहले वो आरएसएस के हेडक्वार्टर गए थे। तो 87 से अगर हम मान लें तो 13, 25, 38 साल पहले। अब वो 38 हो सकता है, 39 साल हो सकता है, 40 साल हो सकता है। उस समय वो गए थे और अब विदाई की। यानी राजनीति पारी खत्म होने के कगार पर है और अब नरेंद्र मोदी आरएसएस के मुख्यालय जा रहे हैं। अब आते हैं मेन एजेंडे पे। सबसे मेन एजेंडा क्या है? नरेंद्र मोदी को अपने रिटायरमेंट से पहले संगठन यानी पार्टी पर अपने विश्वस्त आदमी को बिठाकर जाना है। हालांकि आरएसएस पहले कह चुका है कि गुजराती लॉबी वाला आदमी नहीं होना चाहिए, गुजराती लॉबी के प्रभाव वाला आदमी नहीं होना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने अपनी दिक्कतें हैं। अमित शाह को वो ना नहीं कह सकते और जिस गुजराती लॉबी ने हर कदम पर उनका साथ दिया, मुख्यमंत्री बनाकर टिकाए रखा, अटल बिहारी वाजपेयी हटाना चाहते थे, लेकिन उस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी हटा नहीं पाए और प्रधानमंत्री भी बनवा दिया, लगातार तीसरी बार बनवा दिया। तो ज़ाहिर-सी बात है कि नरेंद्र मोदी भी गुजराती लॉबी के लिए कुछ न कुछ तो करके जाना चाहेंगे या ये उनकी इच्छा हो सकती है या उनकी मजबूरी हो सकती है। तो वो 3 नामों की फाइल लेकर आरएसएस के मुख्यालय जा रहे हैं। 3 नामों को वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत के सामने रखने जा रहे हैं। बहुत सारे नामों की चर्चा हो रही है, बल्कि मैं तमाम कह दूं कि मीडिया में तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा नामों की चर्चा हो रही है। शायद ही कोई नाम ऐसा छूटा हो, जो मीडिया में ना चल रहा हो कि यह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है या राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती है। लेकिन मैं बिल्कुल एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर आपके सामने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं ने बैठकर आपस में विचार विमर्श करके 3 नाम तय कर लिए हैं और उन 3 नामों की सूची लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी राजनीतिक पारी के अंतिम दौर में आरएसएस के मुख्यालय जा रहे हैं मोहन भागवत से उन तीनों नामों में से किसी एक नाम पर मुहर लगवाने के लिए। मैं जरा 3 नाम आपको बता देता हूं। पहला नाम तो आरएसएस के प्रचारक रहे, बाद में नरेंद्र मोदी की तरह भारतीय जनता पार्टी में आए। वो बाइक पर आगे बैठते थे, मोदी जी को पीछे बिठाकर घुमा करते थे, उनका ही है। नरेंद्र मोदी
अगर उनसे पूछा जाए तो वो 200% चाहते हैं कि उनके करीबी मित्र मनोहर लाल खट्टर भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, यानी बीजेपी के संगठन पर मनोहर लाल का कब्जा हो जाए और मनोहर लाल के बहाने नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के संगठन को चलाते हुए नजर आए। 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, मनोहर लाल खट्टर चौंकाने वाला नाम, हरियाणा में बीजेपी जीती, किसी को उम्मीद नहीं थी। तमाम दिग्गज नेताओं को किनारे करते हुए, तमाम सीनियर नेताओं को किनारे करते हुए मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनवा दिया। 24 में हारने की रिपोर्ट आई कि भारतीय जनता पार्टी हार सकती है, तो लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदल दिया गया, नायब सिंह सैनी को उन्होंने सीएम बनवा दिया, मनोहर लाल खट्टर को लोकसभा का चुनाव लड़वाया, लोकसभा जीत के आ गए, तो केंद्र में अपनी सरकार में उन्होंने मंत्री बनवा दिया। बाद में हरियाणा भी नायब सिंह सैनी जिता कर ले आए थे। तो पहला नाम तो मनोहर लाल खट्टर का है। बहुत ज्यादा कोई ठोस वोट बैंक नहीं है उनका। उनकी एक ही खासियत है कि वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी मित्र है। दूसरी खासियत अगर आपको माननी है, तो आरएसएस के प्रचारक रहे हैं नरेंद्र मोदी की तरह। लेकिन क्या आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनको वो घर बिठाना चाहते हैं, उनके करीबी मित्र मनोहर लाल खट्टर को पार्टी की कमान सौंपने को तैयार होंगे? नरेंद्र मोदी के मन में भी ये सवाल है। तो वो इसके साथ 2 नाम लेकर जा रहे हैं और बड़ा दिलचस्प है कि मनोहर लाल खट्टर का नाम अगर कट जाता है और उसके बाद बाकी 2 नामों में से किसी एक नाम पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया, सरसंघचालक मोहन भागवत अपनी मुहर लगा देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को पहली बार एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगी। हालांकि राहुल गांधी हो, विपक्षी राजनीतिक दल हो, वो तो बार-बार ये सवाल उठाते रहे हैं कि आरएसएस की मुखिया कोई महिला क्यों नहीं बन सकती? तो चलिए हो सकता है शुरुआत हो जाए कि बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी महिला को बना दिया जाए। आगे चलकर हम देखेंगे कि आरएसएस की कमान भी किसी महिला के हाथ में ही नजर आए। हालांकि क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये कहा नहीं जा सकता। तो 2 नाम जो और लेकर जा रहे हैं, उसके पीछे का तर्क ये दिया जा रहा है जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अभी तक मजबूत नहीं हो पाई है या बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है, उसमें ज्यादातर दक्षिण भारत के राज्य है और एक अलग से दक्षिण भारत से अगर अलग देख लिया जाए तो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास पश्चिम बंगाल से कोई बड़ा दिग्गज नेता नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी पहला नाम मैंने आपको बता दिया, बाकी जो 2 नाम लेकर गए हैं, दक्षिण भारत के राज्यों से ही है और दोनों ही महिला है। एक तमिलनाडु से है, एक आंध्र प्रदेश से। सबसे पहले जिक्र तमिलनाडु से कर लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही, मोदी सरकार में वित्त मंत्री का पद संभाल रही निर्मला सीतारमण तमिलनाडु से आती हैं। आपने लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें चेन्नई की सड़कों पर उतर के सब्जियां खरीदते हुए देखा होगा। उस तरह के वीडियो आए थे। उस समय ये बात कही गई थी कि निर्मला सीतारमण को भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु से लोकसभा का चुनाव लड़वा सकती है, लेकिन बात बन नहीं पाई, राजनीतिक सेटिंग हो नहीं पाई, तो निर्मला सीतारमण लोकसभा का चुनाव लड़ने से पीछे हट गई या कहते हुए कि उनके पास फंड नहीं है, लोकसभा चुनाव में बहुत खर्चा होता है, ये देश के केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा था। तो नरेंद्र मोदी दूसरे नाम जो लेकर गए हैं, वो निर्मला सीतारमण का लेके गए हैं। 2 तर्क उनके पक्ष में दिए जा रहे हैं। पहला उनका महिला होना, यानी देश की आधी आबादी को इससे प्रभावित किया जा सकता है और वैसे भी आज के दौर में महिला मतदाता चुनावी हार-जीत में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और ऐसे में जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन परिसीमन के मुद्दे पर, भाषा विवाद के मसले पर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को साथ लेते हुए नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो तमिलनाडु से ही किसी महिला नेत्री को अगर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो शायद एम.के. स्टालिन का यह अभियान कमजोर पड़ जाएगा, डीएमके का यह अभियान कमजोर पड़ जाएगा। इस तरह का तर्क नरेंद्र मोदी मोहन भागवत के सामने देने वाले हैं। अब ये मोहन भागवत साहब पर डिपेंड करता है कि वो निर्मला सीतारमण जिन्हें पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यस वुमन माना जाता है। आरोप तो यहां तक लगाया जाता है कि वित्त मंत्रालय के सारे फैसले प्रधानमंत्री कार्यालय में लिए जाते हैं, निर्मला सीतारमण सिर्फ उस पर हस्ताक्षर करती है। अब निर्मला सीतारमण संघ के
उस शर्त पे खड़ी नहीं उतरती जो संघ ने कहा था कि दिल्ली लॉबी से मुक्त होना चाहिए। निर्मला सीतारमण, जैसे मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी के लिए ये सुमन मानी जाती हैं। जो भी फैसला प्रधानमंत्री करते हैं, जो भी फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय करता है, बतौर वित्त मंत्री वो उस पर हस्ताक्षर कर देती है। दूसरी चीज कि कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में सहज होना चाहिए। निर्मला सीतारमण कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में सहज नहीं है। बहुत अच्छी तरह से वो अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाती, ना पत्रकारों के सामने, ना पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने। ये उनके लिए एक सबसे बड़ी कमी हो सकती है। इन कमियों के आलोक में देखा जाए तो तीसरा नाम सबसे फिट बैठता है भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए, जिनका नाम लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय जा रहे हैं। डी पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष हैं। चंद्रबाबू नायडू की सिस्टर इन लॉ है। तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक एनटी रामाराव, स्वर्गीय एनटी रामाराव साहब की बेटी। और इन तमाम चीजों से अलग हटकर 5 भाषाओं की जानकार है। हिंदी आती है उनको, अंग्रेजी आती है उनको, तमिल आती है उनको, तेलुगु आती है उनको और फ्रेंच भी आती है। उनके पक्ष में यह तर्क दिया जा सकता है कि अगर डी पुरंदेश्वरी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है, तो वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु में वहां के मतदाताओं को संबोधित कर सकती है। तमिलनाडु में जब जाएंगी तो तमिल भाषा में वहां के मतदाताओं को संबोधित कर सकती है। वैसे बता दूं आपको कि डी पुरंदेश्वरी का जन्म तमिलनाडु के चेन्नई में ही हुआ है। और जब वो हिंदी भाषी राज्यों में आएंगी, बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है, तो जब वो हिंदी भाषी राज्यों में आएंगी, तो हिंदी में भाषण दे सकती है, कार्यकर्ताओं के साथ सहज रूप से संवाद कर सकती है, हिंदी भाषी राज्यों के कार्यकर्ताओं के साथ भी और दक्षिण भारत के राज्यों के कार्यकर्ताओं के साथ भी। आजकल समस्या क्या आती है कि जेपी नड्डा को छोड़ दिया जाए, तो पार्टी के जो बड़े दिग्गज नेता हैं, जब वो तमिलनाडु जाते हैं, आंध्र प्रदेश जाते हैं, केरल जाते हैं, तो वहां पे वो हिंदी में भाषण देते हैं और पार्टी का वहां कोई स्थानीय नेता या कार्यकर्ता उसको वहां की स्थानीय लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लोगों को बताता है। लेकिन इस बीच में कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, वो संबंध नहीं बन पाते। नेता अपने मैसेज को सही तरीके से सीधे जनता तक पहुंचा नहीं पाता है। तो इस पैमाने पर डी पुरंदेश्वरी पूरी तरह से फिट बैठ रही है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू के अपने ऐतराज थे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जिस कम्मा जाति से आते हैं, डी पुरंदेश्वरी भी उसी जाति से आती हैं और चंद्रबाबू नायडू के परिवार की हैं, जैसा कि मैंने बताया कि सिस्टर इन लॉ है। और तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक, जिनको एक तरह से जिनका साथ छोड़कर चंद्रबाबू नायडू ने तेलुगु देशम पार्टी को छीन लिया था, उन एनटी रामाराव साहब की बेटी है। तो चंद्रबाबू नायडू का इन पर ऐतराज है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डी पुरंदेश्वरी का नाम लेकर भी नागपुर जा रहे हैं। यानी 3 नाम नरेंद्र मोदी जिन 3 नामों की फाइल लेकर नागपुर जा रहे हैं, उनमें मनोहर लाल खट्टर है, उनमें निर्मला सीतारमण है, उनमें डी पुरंदेश्वरी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहन भागवत से हाँ कहलवाना चाहेंगे। इन तीनों में से किसी एक नाम पर सबसे पहली कोशिश वो करेंगे मनोहर लाल खट्टर के नाम पर मंजूरी लेने की। और अगर मनोहर लाल खट्टर के नाम पर आरएसएस के मुखिया सर संचालक मोहन भागवत को कोई ऐतराज होगा, तो फिर वो निर्मला सीतारमण और फिर सबसे आखिर में डी पुरंदेश्वरी का नाम सामने रखेंगे। हालांकि डी पुरंदेश्वरी आरएसएस के शर्तों के खांचे में, कई शर्तों के खांचे में पूरी तरह से फिट बैठती है। लेकिन चूंकि नाम नरेंद्र मोदी की तरफ से जा रहा है, तो ये सवाल उनके मन में ज़रूर होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गुजराती लॉबी इस नाम को लेकर सामने आ रही है। तो देखते हैं कल की बैठक जब क्या कुछ निकल कर सामने आता है। 3 नाम मैंने आपको बता दिए, जिन 3 नामों को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर जा रहे हैं, उनके विदाई के सम्मानजनक विदाई के फॉर्मूले पर भी चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भविष्य पर भी चर्चा होगी, अमित शाह के भविष्य पर भी चर्चा होगी, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा भारतीय जनता पार्टी के अगले, या यूं कहूं कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर होगी। देखते हैं उस मुलाकात से क्या कुछ निकल कर सामने आ पाता है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।